नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। एसबीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि क्षेत्र टॉपिक पढ़ लिया था, उद्योग क्षेत्र का पार्ट 1 पढ़ लिया था। आज उद्योग क्षेत्र का हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 उद्योग क्षेत्र का है 2024 के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। यानी सबसे पहले कुछ योजनाओं के बारे में आ जाता है उद्योग क्षेत्र की। सबसे पहले मेक इन इंडिया योजना, यानी मेक इन इंडिया योजना, इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। और मेक इन इंडिया योजना है, इस योजना का शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था देश में विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और विनिर्माण में निवेश को बढ़ावा देने हेतु। यानी मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। इसका उद्देश्य था देश में विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और विनिर्माण में निवेश को बढ़ावा देने का इसका उद्देश्य था। दूसरी योजना आ जाती है स्टार्टअप इंडिया योजना। स्टार्टअप इंडिया योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016 को। और फिलहाल इसको बैठक में इसको 2025 तक ये योजना को बढ़ा दिया गया, यानी अभी यह योजना 2025 तक रहने वाली है। स्टार्टअप इंडिया योजना, यानी स्टार्टअप इंडिया योजना के उद्देश्य की बात की जाए तो स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य था स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना, नवाचार और उद्यमिता के लिए उचित पर्यावरण का निर्माण करना। इन दो योजना इस फर्स्ट पेज पे। एक पहली योजना तो है मेक इन इंडिया योजना, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य था देश में विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और विनिर्माण में निवेश को बढ़ावा देने हेतु। इसकी दूसरी योजना थी स्टार्टअप इंडिया योजना। स्टार्टअप इंडिया योजना इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। फिलहाल इसको 2025 तक बढ़ा दिया गया। इस योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया और इस योजना का उद्देश्य था संस्कृति को बढ़ावा देना, नवाचार और उद्यमिता के लिए उचित पर्यावरण का निर्माण करना। नेक्स्ट योजना आती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा की गई थी। इन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को पीएम द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 8 अप्रैल 2015 को। और इस योजना को 3 श्रेणियों में, इस योजना में ऋण दिया जाता है, उसको 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। 3 श्रेणी कौन कौन सी है? फर्स्ट श्रेणी में शिशु मुद्रा योजना आती है, जो 50,000 तक का ऋण जिसमें दिया जाता है। यानी शिशु मुद्रा योजना में 50,000 तक का ऋण दिया जाता है। 2 नंबर पर आती है किशोर मुद्रा योजना, जिसमें 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। किशोर योजना जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। 3 नंबर पर आती है तरुण योजना, जिसमें 5 लाख से 10 लाख तक रुपए का ऋण दिया जाता है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, तो इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को पीएम द्वारा की गई थी। और इसमें जो लोन मिलता है उसको 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहली श्रेणी है शिशु श्रेणी, जिसमें 50,000 तक का लोन दिया जाता है। दूसरी श्रेणी है किशोर श्रेणी, जिसमें 50,000 से 5 लाख तक रुपए का ऋण दिया जाता है। और तीसरी श्रेणी है तरुण, जिसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। आगे बात कर लेते हैं हम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की, जिसका प्रारंभ 22 जनवरी 2024 को ही किया गया था। यानी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 22 जनवरी 2024 को ही किया गया था। और इसमें क्या प्रावधान है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में? यानी 1 करोड़ परिवारों को 1 से 3 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर 60% तक सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी, जिसमें 300 यूनिट माह बिजली मुफ्त प्राप्त होगी। यानी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसकी शुरुआत है, इसका प्रारंभ 22 जनवरी 2024 को हुआ था।
इसमें प्रावधान किया गया था कि 1 करोड़ परिवारों को 1 से 3 किलोवाट की सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर 60% तक सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी, जिसमें 300 यूनिट महाबिजली मुफ्त प्राप्त होगी। नेक्स्ट योजना आती है राष्ट्रीय रसद नीति 2022। राष्ट्रीय रसद नीति 2022 जिसका प्रारंभ हुआ था 17 सितंबर 2022 को, यानी राष्ट्रीय रसद नीति का प्रारंभ हुआ था 17 सितंबर 2022 को, और इसका उद्देश्य था लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करना। यानी राष्ट्रीय रसद नीति का क्या उद्देश्य था? लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करना। और 2030 तक, यानी निकाला कि 2030 तक लॉजिस्टिक लागत को डीजीपी को 16% से घटाकर 8% करना। 2030 तक लॉजिस्टिक लागत को डीजीपी को यानी 16% से घटाकर 8% करना था। और वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों में भारत को लाना इनका उद्देश्य भी था। अगर राष्ट्रीय रसद नीति की बात की जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 17 सितंबर 2022 को। इसका उद्देश्य था लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करना। सुधार कैसे सुधार करना? 1 नंबर यानी 2030 तक लॉजिस्टिक लागत को डीजीपी को 16% से घटाकर 8% करना था। और दूसरा था लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों में भारत को लाना था। आगे बात की जाए एक जिला एक उत्पाद यानी ODPOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। एक जिला एक उत्पाद यानी 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को कम करना, जिलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना था। इन एक जिला एक उत्पाद इसका उद्देश्य क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को कम करना और जिलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना था। इस पहल से अब तक देश भर में 761 जिलों से 1102 उत्पादों की पहचान की गई है। मैंने कह रहा है कि इस मतलब एक जिला एक उत्पाद इसकी पहल से या इस योजना की पहल से देश भर में 761 जिलों में 1102 उत्पादों की पहचान की गई है। अगर बात की जाए एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत PM एकता मॉल यानी यूनिट मॉल स्थापित किए जाएंगे। यानी एक जिला एक उत्पाद के तहत या अंतर्गत PM एकता मॉल स्थापित किए जाएंगे। और इस एकता मॉल का उद्देश्य होगा ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद के कारीगरों और उपभोक्ताओं को जोड़ना। एक बार पुनः बात कर लेते हैं एक जिला एक उत्पाद पर, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2018। इसका उद्देश्य था क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को कम करना, जिलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना था। और इस पहल से अब तक देश में 761 जिलों से 1102 उत्पादों की पहचान की गई है। ODOP पहल के अंतर्गत PM एकता मॉल स्थापित किए जाएंगे। कि एकता मॉल का स्थापित किए जाएंगे, इनका उद्देश्य है यानी ODOP के कारीगरों और उपभोक्ताओं को जोड़ना है। आगे बात की जाए अगर दवा उद्योग फार्मास्यूटिकल की यानी दवा उद्योग की बात की जाए तो दवा उत्पादन में भारत मात्रा के आधार पर तीसरे स्थान पर है। यानी मात्रा के आधार पर भारत तीसरे स्थान पर है। और दवा उत्पादन भारत मूल्य के आधार पर 14वें स्थान पर है। भारत का वर्तमान दवा बाजार यानी भारत का वर्तमान जो दवा बाजार उसको 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत का वर्तमान दवा बाजार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो 2030 तक 130 बिलियन डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। इन 2030 तक इसको 130 बिलियन डॉलर पहुंचा दिया जाएगा। अगर बात करें भारत जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। जेनेरिक दवाइयों हैं उसके मामले में भारत सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है, जो वैश्विक आपूर्ति को 20% हिस्सा रखता है। यानी विश्व का 20% अकेला भारत है जो जेनेरिक दवाइयों का आपूर्तिकर्ता देश है। और अगर बात जेनेरिक की दवाओं के उत्पादन में भारत के स्थान की बात की जाए तो भारत का प्रथम स्थान है। दवा उत्पादन भारत मात्रा के आधार पर तो तीसरे स्थान पर है, मात्रा के आधार पर तीसरे स्थान पर है और मूल्य के आधार पर 14वें स्थान पर है। भारत में वर्तमान में दवा बाजार
50 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर है। भारत का वर्तमान 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और 2030 तक 130 बिलियन डॉलर पहुंचने की इसकी उम्मीद है। अगर बात करें, भारत में जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है, जो वैश्विक आपूर्ति का 20% हिस्सा रखता है। जेनेरिक दवाइयों के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। कुछ आंकड़े हैं जो हूबहू परीक्षा में छप कर आने वाले हैं। उनकी बात करें तो यानी वर्तमान में GVA ग्रोस वैल्यू एडेड या सकल मूल्य वर्धित में 30% योगदान उद्योग क्षेत्र का है। यानी वर्तमान में GVA यानी ग्रोस वैल्यू एडेड सकल मूल्य वर्धित में 30% योगदान उद्योग क्षेत्र का है। और औद्योगिक क्षेत्र में विनिर्माण GVA में वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में 9.9% की वृद्धि हुई है। अगर बात करें ग्रोस वैल्यू एडेड की, सकल मूल्य वर्धित की, तो 2023 की तुलना में 2024 में 9.9 की वृद्धि हुई है। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 23वां। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 23वां। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान बात करें 39वां 39। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 23वां है और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 39 यानी 39वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 116वां है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 116वां और वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39वां स्थान है। अगर बात की जाए विश्व खुशहाली सूचकांक की 2024 की, तो उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 126वां स्थान है। इन आंकड़ों पर एक बार पुनः नजर डाल लेते हैं। GVA में 30% योगदान उद्योग क्षेत्र का है। ग्रोस वैल्यू एडेड में 30% योगदान उद्योग क्षेत्र का है। और औद्योगिक क्षेत्र में अगर ग्रोस वैल्यू एडेड की बात की जाए तो 2023 की तुलना में 2024 में 9.9% की वृद्धि हुई है। सतत व्यापार, एक बार पुनः दोस्तों इनको याद रखना, ये प्रश्न हूबहू प्रिंट होते हैं एग्जाम में। यानी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 23वां स्थान है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 39वां स्थान है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत के स्थान की बात की जाए तो 42वां स्थान है। और वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत के स्थान की बात की जाए तो 116वां स्थान है। और विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126वां। यानी वैश्विक शांति सूचकांक में तो 116वां है और वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39वां स्थान है। ये पिछले एग्जाम में दोस्तों 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। वो क्वेश्चन है, एक पहला क्वेश्चन था, भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया था? भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया था? तो किया गया था 1991 में सीमेंट उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, निम्न में से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योग सूचकांक IGI का घटक क्षेत्र नहीं है? ये पहले भी बताया था आपको, पार्ट में भी 8 प्रमुख उद्योगों में जो सूती वस्त्र उद्योग है वो इसका घटक नहीं है। पीछे बताया था जिसमें आपको 8 कोर क्षेत्र बताए थे, उसमें ये बात आई थी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, भारत में MSME सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग वाला उपक्रमों की वित्त पोषण, कच्चा माल, श्रम और स्वीकृतियों आदि के संदर्भ में सहायता करने से संबंधित कौन सा पोर्टल है? यानी सहायता से संबंधित कौन सा पोर्टल? उद्योग समाधान पोर्टल या चैंपियंस पोर्टल, सर्च पोर्टल या परख पोर्टल? तो इसका सही उत्तर होगा चैंपियंस पोर्टल। 4 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन व शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? चैंपियन पोर्टल, उद्यम पोर्टल, समाधान पोर्टल या परख पोर्टल? तो शुरू किया गया था साथियों उद्यम पोर्टल, यानी उद्यम पोर्टल शुरू किया गया था। हमारा वीडियो कैसा लगा साथियों आपको? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमने अर्थव्यवस्था में कृषि पढ़ ली है, उद्योग पढ़ ली है,
अब सेवा क्षेत्र रह गया है। सेवा क्षेत्र से पहले हम एक टॉपिक और पढ़ने जा रहे हैं। सेवा क्षेत्र से पहले हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो प्रमुख योजना है, सरकार द्वारा जो प्रमुख योजना चलाई जा रही है उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिसमें ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहे। धन्यवाद साथियों।